नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजंस फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स। इनमें से कौन सा रीजन जो है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए फॉल्स है। चलिए आइए देखते हैं, इलेक्शन जो कंडक्ट किए जाते हैं इनमें से कौन सा रीजन उसके लिए फॉल्स है। ए है हमारा, इलेक्शंस एनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्शंस जो होते हैं वो लोगों को गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जज करने का अवसर देते हैं। ये क्या है, ये और जो हमारा स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है, क्योंकि इलेक्शंस इसीलिए होते हैं, इलेक्शंस होते हैं तो उससे जो गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस जज करने का लोगों को अवसर मिलता है। बी हम देखेंगे, पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। इलेक्शन के द्वारा लोग क्या करते हैं, अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का उन्हें मौका मिलता है। तो ये क्या है, या फिर उसके द्वारा वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ये क्या है, ये भी सही है। थर्ड क्या है, इलेक्शंस एनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। इलेक्शंस के द्वारा लोगों को अवसर मिलता है जुडिशरी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का, उसका आकलन करने का लोगों को अवसर मिलता है जुडिशरी की। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जुडिशरी की जो परफॉर्मेंस है उसे इवेल्युएट करने का अधिकार लोगों को नहीं होता है। जुडिशरी जो होती है वो नियुक्त होती है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, इन दोनों के सहयोग से। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो जुडिशरी होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो इलेक्शन से एनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी, तो ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स, क्योंकि जुडिशरी की नियुक्ति या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे लोग जो होते हैं वो जज नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा है ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। हम डी बी ऑप्शन देख लेते हैं, पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर। तो लोग जिन पॉलिसीज को प्रेफर करते हैं उसका उन्हें मौका मिलता है। तो ये क्या है, ये भी सही है। तो जो फॉल्स होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। इनमें से कौन सा रीज़न ये कहने के लिए सही नहीं है कि इंडियन इलेक्शंस जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए हमारा है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। बी क्या है, इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। ये तो सही बात है कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो काफ़ी पावरफुल है। सी है, इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट। इंडिया में अबव 18 जिसकी एज है उसे वोट करने का राइट है, ये भी सही है। डी पे आते हैं, इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। जो हारने वाली पार्टियां होती हैं वो जनादेश को स्वीकार करती हैं इंडिया में, या फिर इलेक्टोरल वर्डिक्ट को लूजिंग पार्टी जो होती है वो एक्सेप्ट करती है। ये क्या है, ये भी सही है, क्योंकि जब जो पार्टी हार जाती है वो जीती हुई पार्टी को बधाई देती है और फिर उनके साथ काम करने की बात होती है। तो डी जो है वो भी सही है कि इंडिया में जो लूजिंग पार्टी होती है वो इलेक्टोरल वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, अब हम आते हैं ए जो हमारा था, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। तो इंडिया अगर वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वोटर है, लेकिन मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या में अगर लोग वोटर पाए भी जाते हैं, तो ये इस चीज़ के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है कि इंडिया विच इज़ नॉट अ गुड रीज़न टू से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। इंडियन इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक हैं, ये बताने के लिए ये सही रीज़न नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर
कहीं पे भी लार्जेस्ट नंबर में वोटर्स हो या फिर लोएस्ट नंबर में हो, वो ये चीज़ बताने के लिए नहीं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर कोई कम संख्या में वोटर्स कहीं पे भी हों तो अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी है तो है, उसमें वोटर्स के नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो राइट रीज़न जो होगा इसका कि ये रीज़न नहीं है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वोटर्स केवल ये बताने से ये साबित नहीं होता कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन ए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है। ये देखते हैं, इसमें ए है इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ज़रूरी है कि वोटर लिस्ट को अप टू डेट किया जाए। बी है सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो एससी एंड एसटीज के लिए रिजर्व करनी चाहिए, क्योंकि देखेंगे लोग मैच कराएंगे अभी। एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, सभी को एक वोट का अधिकार है, क्यों वो भी देखेंगे। पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज, पार्टी जो है जो पावर में पार्टी है उसे व्हीकल का यूज़ अलाउ नहीं है, क्योंकि। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर लिस्ट अप टू डेट। वोटर लिस्ट को अप टू डेट करना ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल बिकॉज सेक्शन इन आवर सोसाइटी एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू elect their representative, all candidates must have a fair chance to competing in elections। and fourth हमारा यहाँ पर है some people may have moved away from the area where they voted last। तो जो राइट हमारा इसका मैच होगा फर्स्ट वाले का, वो क्या होगा, वो फोर्थ होगा, क्योंकि ज़रूरी है वोटर लिस्ट को अप टू डेट करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि लास्ट टाइम जिन्होंने जहाँ से वोट किया था वहाँ से वो मूव कर गए हों। ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि उन्होंने लास्ट टाइम कहीं पे वोट किया है, वहाँ से वो कहीं और जगह चले गए होंगे, तो इसलिए वोटर लिस्ट को अप टू डेट करना ज़रूरी है। तो इसका मैच हम कराएंगे किससे, लास्ट वाले से। फर्स्ट का मैच फोर्थ वाले से, लास्ट से यानी। फिर हम देखते हैं सेकंड इसमें हमारा है सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज सो दैट, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो एससी एसटीज के लिए रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल बिकॉज सिलेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जिससे कि सभी सेक्शन का या सभी तबके का फेयर सिलेक्शंस हो सके, ठीक है। फेयर तरीके से चुनाव रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो सके, सभी का प्रतिनिधित्व जो है वो हर सेक्शन का सही तरीके से हो सके। तो बी का हमारा मैच किससे है, इधर फर्स्ट वाले से, कि सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज सो दैट, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है एससी एसटी के लिए रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि हर सेक्शन, हमारी सोसाइटी के हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो सके सही तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारा है एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, सभी को एक वोट का अधिकार है, क्यों है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये दो बचे हैं। एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, वरना अगर ऐसा नहीं हो कि सभी को सिर्फ एक वोट का अधिकार है तो कोई भी जाके किसी के भी फेवर में कितने भी वोट डाल देगा, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए सभी को क्या है, एक वोट का ही अधिकार है। तो everyone has one and only one vote so that everyone has equal opportunity to elect their representative। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर लास्ट एंड फोर्थ, डी है हमारा पार्टी इन पावर इज नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज, जो पार्टी पावर में है उसे गवर्नमेंट व्हीकल यूज़ करना अलाउ नहीं है, क्योंकि ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ कम्पीटिंग इन इलेक्शंस, जिससे कि इलेक्शन में सभी को फेयर चांस मिल सके, एक दूसरे को कम्पीट करने का फेयर चांस, क्योंकि अगर कोई जो गवर्नमेंट में है, जो सत्ता में है, पावर पार्टी जो है, जो पावर में पार्टी है, वो क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट व्हीकल का वो यूज़ कर सकेंगे तो उससे क्या होगा, फेयर इलेक्शन का लोगों को
राइट जो है वो नहीं मिल पाएगा, मतलब कम्पीट करने का, एक दूसरे को कम्पीट करने का फेयर तरीके से नहीं मिल सकेगा मौका, क्योंकि जो सत्ता में है उसको मान लीजिए उसको बहुत सारी गाड़ियां मिल गई, जो दूसरा है उसे नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्शन जो होना है वो सभी के लिए बराबरी से होता है। तो जो सत्ता में है, जो पावर में पार्टी है, वो उसे व्हीकल का यूज़ करना अलाउ नहीं है, जिससे कि सभी कैंडिडेट्स जो है, मतलब अदर पार्टीज़ के भी सभी कैंडिडेट्स को समान तरीके से चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके। आई होप कि आप समझ गए होंगे किससे किसका मैच है और क्यों। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द चैप्टर एंड अरेंज देम इन अ टाइम सीक्वेंस बिगनिंग विद द फर्स्ट एक्टिविटी एंड एंडिंग विद द लास्ट। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इलेक्शन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उन्हें आपको सीक्वेंस में लगाना है, फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग। आपको इस तरीके से ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको सीक्वेंस में लगाना है। क्या है? रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज, काउंटिंग ऑफ वोट्स, मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट, इलेक्शन कैंपेन, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, कास्टिंग ऑफ वोट्स, ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल, अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, फाइलिंग नॉमिनेशन। ये दिया हुआ, आपको इसे सीक्वेंस में लगाना है फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है, अगर उनका प्लेस जो है चेंज हो गया, उस बेस पे उनका जो सेंटर होता है वो नया बनता है, मतलब नया सेंटर उनको अलॉट किया जाता है। ठीक है, जैसी जगह उनकी प्लेस चेंज हो गया। उसके अलावा 18+ जो हो रहे हैं वो इस लिस्ट में ऐड होते हैं, या फिर जो लोग पहले वोट करते थे उनकी डेथ हो गई तो उनका नाम इस लिस्ट से हट जाता है। तो नई सबसे पहले क्या होता है? मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट बनती है। नंबर 1 पे हमारा हो गया मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट। सेकंड क्या है? अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया जाता है, उस जिसमें कि होता है कि कहाँ पर कब किस चीज़ का इलेक्शन है, किस प्लेस पर किस चीज़ का इलेक्शन कब है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का इलेक्शन अलग अलग डेट में होता है। तो ये चीज़ जो शेड्यूल होता है वो अनाउंस किया जाता है। तो अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल ये आ गया हमारा सेकंड। फिर इसके बाद है रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज। तो उसके बाद क्या होता है? जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज जो होती हैं वो रिलीज़ करती हैं, जिसमें कि लिखा होता है कि वो जब उनकी पार्टी आएगी, जब उनकी पार्टी जीत जाएगी, उनकी सरकार बनेगी, तो वो क्या क्या काम करवाएंगे। तो इस तरीके के वायदे जो होते हैं, प्रॉमिस होते हैं, वो उसमें उनके मैनिफेस्टोज में होते हैं। तरह तरह की घोषणाएँ वो करते हैं। ये और बात है कि उन घोषणाओं को वो पूरा कराते हैं या नहीं करते हैं, पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, बट उसमें जो घोषणा पत्र वो जारी करते हैं जिससे कि लोग जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, उन्हें वोट करें। ठीक है, इस तरीके से उनका मैनिफेस्टोज जो होता है जारी होता है, वो भी एक लिमिट में होता है, क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं उसमें जारी कर सकता है। जो भी हमारा कमीशन होता है, चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसकी जो आचार संहिता होती है उसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं बस उन्हीं चीज़ों की घोषणा की जा सकती है, कुछ भी उसमें नहीं। और इसमें इस तरीके की घोषणा नहीं की जा सकती है कि जो कि आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आती है। फिर क्या होता है? इलेक्शन कैंपेन होते हैं, जिसमें लोग क्या करते हैं? कैंपेन में लोग साथ में जाते हैं। कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के बारे में तो आप जानते ही हैं, उस टाइम में न्यूज़ में बहुत आता है ये यहाँ गए कैंपेन के लिए, यहाँ गए। तो इस तरीके से कैंपेन में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। फिर आता है फाइलिंग नॉमिनेशन। फिर कौन कहाँ से किस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसा फाइलिंग नॉमिनेशन जो होता है, जाके नॉमिनेशन किया जाता है, जिसमें उनके बहुत सारे जो साथ के लोग होते हैं वो साथ में जाते हैं। तो फाइलिंग नॉमिनेशन। उसके बाद क्या होता है? कास्टिंग ऑफ वोट्स। वोट देने का दिन आ जाता है, लोग जाते हैं वोट देते हैं। फिर ऑर्डरिंग ऑफ रिपोल्स वगैरह होते हैं। फिर काउंटिंग होती है वोट्स की, रिपोल्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है? वोट्स की काउंटिंग होती है, जिसमें जैसे कि देखते होंगे आप लोग खुद भी देखते होंगे, आपके घरों में भी लोग देखते होंगे कि काउंटिंग जब होती है, लोग टीवी के सामने बराबर बैठे रहते हैं, मोबाइल सामने बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि कब कौन सी पार्टी जो है वो जीत रही है। तो काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है, मतलब वोटों की गिनती होती है।
ठीक है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो होता है, जो कौन जीता, कौन किस नंबर पे आई, ये सारी चीज़ें जो है, कौन विनिंग पार्टी है, तो वो सारी चीज़ें फिर डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट जब काउंटिंग हो जाती है, काउंटिंग के बेस पे जो सबसे आगे है तो उसे बताया जाता है हाँ ये पार्टी जीत गई, तो डिक्लेयर किया जाता है रिजल्ट को। ठीक है, तो हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट था, सेकंड था अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, एंड थर्ड हमारा है रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज, थर्ड ये हमारा हो गया। फिर है इलेक्शन कैंपेन किधर है, ये रहा, फोर्थ ये हमारा हो गया। एंड फिफ्थ है फाइलिंग नॉमिनेशन, ये हमारा हो गया 5 पे हमारा हो गया फाइलिंग नॉमिनेशन। सिक्स्थ है कास्टिंग ऑफ वोट्स, ये हमारा हो गया 6। इसके बाद है ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल होते हैं, तो ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल ये हमारा अब आ जाएगा, ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल ये हमारा आ गया 7 नंबर पे। फिर है काउंटिंग ऑफ वोट्स, यहाँ पर क्या होगा, वोटों की गिनती होगी, ये हमारा आ गया नंबर 8। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, ये हमारा आ गया नंबर 9। तो इस तरह से इसे हम सीक्वेंस में लगा देंगे। चलिए बच्चों, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, सुरेखा इज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इज अ स्टेट। Describe what should she focus on for each of the following states of election। यहाँ पर क्या है, सुरेखा जो कि ऑफिसर इंचार्ज है, इंश्योर करने के लिए इलेक्शन जो हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं। कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि इन स्टेप्स पे उसे किस तरह से काम करना चाहिए, आपको डिस्क्राइब करना है कि वो इन स्टेप्स पे वो कैसे फोकस करे। ठीक है, क्या है स्टेप्स, इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद है पोलिंग डे, एंड सी जो है वो है काउंटिंग डे। तो सुरेखा को क्या करना है कि सही तरीके से चुनाव जो है वो हो सके, फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके, उसके लिए उसे कौन से स्टेप पे किस तरह से फोकस करना होगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्शन कैंपेन की। तो इलेक्शन कैंपेन के समय सुरेखा जो है वो नज़र रखेगी कि जो लोग कैंपेन कर रहे हैं तो वो लोगों के पास जाकर रिश्वत तो नहीं दे रहे हैं, या फिर लोग जाकर धमकी तो नहीं दे रहे हैं कि हमारी ही पार्टी को वोट करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी पार्टीज़ के लोग जाते हैं वहाँ पर, लोगों को थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं कि आप मेरी ही पार्टी को वोट करना, या फिर जाके तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बांटते हैं। ये बिल्कुल मना है, लेकिन हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर जाकर कुछ ना कुछ जाकर वहाँ पर लोग जो हैं वो लोगों को बांटते हैं जिससे कि लोग उन्हें वोट करें। ये और बात है कि वोटर्स जो हैं कुछ उनके फेवर में आ जाते हैं इस वजह से, कुछ होते हैं नहीं आते हैं। ठीक, तो ब्रीबिंग और थ्रेटिंग वोटर्स, तो वो क्या करेगी, धमकी, लोग रिश्वत या धमकी तो नहीं दे रहे, इस पे नज़र रखेगी। सीकिंग फाइनेंस फॉर और इंश्योर प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और जेंडर, कीप ट्रैक ऑफ कैंडिडेट्स स्पेंडिंग लिमिट, वो नज़र रखेगी कि जो खर्च हो रहा है कैंपेन के दौरान, जो खर्च हो रहा है उसकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा तो नहीं खर्च हो रहा है। अगर लोकसभा चुनाव है तो उसके लिए 25 लाख जो है लिमिट तय की गई है, और विधानसभा चुनाव के लिए 10 लाख तक लिमिट इंश्योर की गई है। कोई इससे ज़्यादा अगर खर्च कर रहा है उस पर वो नज़र रखेगी। उसके अलावा लोग जाके जेंडर के आधार पर वोट मांग रहे हों, या फिर कास्ट के आधार पर वोट मांग रहे हों, या फिर लोगों को कह रहे हो कि हम आपका प्रमोशन कर देंगे, इस आधार पर वोट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मना होती हैं। तो कैंपेन में जाकर, कैंपेन के दौरान लोगों के पास जाकर इस तरीके से वोट मांगना, या फिर कास्ट, जेंडर, या फिर लोगों का प्रमोशन करने की बातों पर वोट मांगना, और या फिर ये करना कि जो लिमिट है खर्च करने की उससे ज़्यादा खर्च करना, इन चीज़ों पे वो नज़र रखेगी। उसके अलावा चेक लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसी के तहत काम हो रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को वो चेक करेगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोलिंग डे। पोलिंग डे पे क्या काम होगा, पोलिंग डे पे सबसे पहला काम होगा कि लोग जो आते हैं वोट करने उनका नाम लिस्ट में है कि नहीं, प्लस उनकी आईडी को चेक करना, ये काम
सही तरीके से इलेक्शन हो, इसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम यही होता है कि लोगों की आईडी, लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में चेक करना और उनकी आईडी है कि नहीं। आईडी के तौर पे वो कुछ भी शो कर सकते हैं, चाहे वोटर कार्ड शो करें, आधार कार्ड शो करें, पासपोर्ट शो करें, ड्राइविंग लाइसेंस शो करें, आईडी वहाँ पर शो करनी है। तो वो चेक कर इंश्योर करेगी कि लोगों की जो आईडी है वो सही है कि नहीं, जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम है कि नहीं, वो चीज़ें हो गई। फिर बात आती है उसके बाद आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वो कोशिश करेगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हो सके, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव जो है वो हो सके। मतलब कि जो लोग वोट करने आ रहे हैं वो वोट कर सके, उन पे किसी और का प्रेशर ना हो। जैसे लोगों के दबाव में कई बार होता है, कुछ पार्टीज़ के लोग बाहर खड़े हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती वोट जो है वो दिलवाते हैं अपनी पार्टीज़ को, तो ये चीज़ें ना हो। उसके अलावा क्या होता है कि लोगों को धमकी दी जाती है इसे कि मेरी पार्टी को वोट करना है, या फिर कई बार होता है बूथ कैप्चरिंग होती है। लोग बूथ पे जाते हैं और अपनी पार्टी के फेवर में ढेर सारे वोट जो होते हैं वो डाल देते हैं, बाकी लोग देखते रह जाते हैं। तो या तो ज़बरदस्ती जो वोट कराने की चीज़ है वो भी ना हो रही हो। उसके अलावा जाके कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्टीज़ के लोग होते हैं, जाते हैं किसी बूथ को कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ पर अपनी पार्टी के फेवर में ढेर सारे वोट डाल देते हैं। तो ऐसा भी ना हो, इन चीज़ों को वो इंश्योर करेगी। फिर काउंटिंग डे की बात होती है, पोलिंग स्टेशन कैप्चर। हाँ, पोलिंग स्टेशन कैप्चर की बात हमारी हो गई कि पोलिंग स्टेशन कैप्चर तो नहीं हो रहा है कि लोग वहाँ पर जा रहे हैं और ज़बरदस्ती वोट जो है वो डाल दे रहे हैं दूसरों का, उसका, और ये इंश्योर करना कि एक पर्सन एक ही वोट डाल रहा है। फिर काउंटिंग डे की बात आती है। काउंटिंग डे पे वो इंश्योर करेगी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो वहाँ पर ज़रूर हों, जिससे कि वोटों की गिनती जो हो रही है वो आराम से हो सके, उसमें लोग इंश्योर हो सकें कि उसमें कोई धांधली नहीं हुई है। तो जब वोटों की गिनती हो रही है, दोनों पार्टीज़, जो भी पार्टीज़ होंगी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो उनके सामने काउंटिंग होगी। सामने काउंटिंग होगी तो धांधली का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि सब देखते रहेंगे कि हाँ क्या नंबर्स किसके पास कितने वोट्स जो हैं वो जा रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि किसी एक ही पार्टी के फेवर में सारे वोट्स कर दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को इंश्योर करते हुए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करा सकेगी। तो बच्चों, इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।